नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के मैथ के जो न्यूमेरिकल पर्सन के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे संस्थान में टेस्ट लिए गए, उसका जो क्वेश्चन है उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको आगामी सीटेट परीक्षा में काफी हद तक मदद पहुंचाने वाली है, इसलिए आप लोग एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और जहां दिक्कत होता है वहां मेरा देखिए कि हम बता कैसे रहे हैं और फिर उसको हल करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न हल करने की आदत बनेगी और कम समय में आप प्रश्न हल करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप बहुत कम समय में माइंडली आप ऑटोमेटिक कम समय में हल करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर पूरा एक रखा गया है ताकि इस 15 सिर्फ यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इससे जो संबंधित जुड़े हुए तथ्य हैं ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अगले 25 से 30 मिनट आप मेरे साथ रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको काफी हद तक जानकारी और आपको काफी हद तक मदद जरूर पहुंचाएगी, ठीक है। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट कि जो भी लोग चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलते सीधा अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा आपसे, कौन असत्य है, क्या पूछ रहा, असत्य है मतलब गलत है इसमें से, ठीक है। 3 इसमें सही होंगे और 1 गलत होंगे। अब इसमें से आपसे कह रहा है चुनने के लिए जो कौन इसमें असत्य है, ठीक है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। त्रिभुज क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। क्या कैसी आकृति, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 भुजा होते हैं, क्या 3 भुजा हो गए, ठीक है ना, 3 साइड हो गया। और इसका 3 एंगल होते हैं, यानी कि 3 कोण होते हैं इसके, ठीक है। क्या होते हैं इसके, 3 कोण होते हैं और इस तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो भी लोग अगर थोड़ा सा जानकारी नहीं हो तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आपसे इससे जानकारी जो पूछा गया है, इसमें सोच समझिए। अब इससे पहले समझिए कि त्रिभुज 2 तरह के होते हैं। एक तो भुजा के आधार पर उसको बांटा गया, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी भुजा 3 प्रकार के, ठीक है ना। कोण के आधार पर भी भुजा 3 प्रकार के। इसमें कौन कौन, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कौन कौन, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये 3 त्रिभुज हो भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, ये त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया, ठीक है। लिख भी लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद आपसे जो ऑप्शन में कह रहा, हम इस पर चलते हैं। हम एक समकोण तथा 2 न्यून कोण हो सकता है। अब देखिए, आपको कहने का मतलब क्या, यहां पर समझिए। समकोण मतलब कितना होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। न्यून कोण मतलब क्या होता है, क्या न्यून कोण मतलब क्या होगा कि 90 डिग्री से कम, क्या 90 डिग्री से कम, ठीक है, 90 डिग्री से कम। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण होगा आपको 90 डिग्री से अधिक, ठीक है ना। 90 से प्लस और 180 डिग्री से छोटा, 90 से ज्यादा और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपको तीनों कोण की जानकारी हम आपको दे दिए। अब यहां पर समझिए कि एक समकोण, यानी कि कोई त्रिभुज है उसका कोण क्या है, एक समकोण है, ठीक है। अब 2 न्यून कोण हो सकता है। अब आपको क्या बताया कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो 2 कोण तो अब 90 डिग्री से कम ही होगा। तो 90 डिग्री पुरने के लिए तो 45 ले लीजिए, 30-60 ले लीजिए, किसी तरह से आप ले लीजिए, तो दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये कोण भी न्यून कोण होगा और ये कोण भी न्यून कोण होगा, ठीक है। तो ये कथन तो आपका सत्य है, ठीक है। अब उसका दूसरा आपको कह रहा है कि 2 अधिक कोण और 1 न्यून कोण हो सकता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, सोचिए। हमें बताया कि अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से प्लस होगा, ठीक है, 90 डिग्री से प्लस होगा। आप बताइए कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, सर 180 डिग्री होता है। तो जब एगो 180 सॉरी 90 प्लस है
दूसरा भी 90 प्लस हो जाएगा, क्या 180 से ज्यादा हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये कथन आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, ये तो गलत आ जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या आपका गलत है? तो अकॉर्डिंग टू आंसर आपका तो आंसर सही है ये, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कह रहे एक अधिक कोण एवं दो न्यून कोण हो सकता है। हाँ, एक अधिक कोण हो सकता है। मान लीजिए ये कोण कितना, हम इसको कर देते हैं 120 डिग्री, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोण आपका कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, और दो न्यून कोण, एक 30 हो गया और एक फिर 30 हो गया, ठीक है ना। तो 30 दूनी 60 और 20 कितना हो जाता है, 180 हो गया। तो इस तरह से भी कोण हो सकते हैं। तो एक अधिक कोण और दो न्यून कोण हो सकता है। तीसरा क्या, सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, समबाहु जो त्रिभुज बनता है उसमें लगभग जो बनता है वो सभी भुजा क्या होते हैं, तीनों कोण, तीनों भुजा पे तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 60 डिग्री का कोण होता है। तो ये तीनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। तो आपका ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, केवल और केवल 2 नंबर आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो अधिक कोण और एक कोण, एक न्यून कोण नहीं हो सकता है, दो न्यून कोण और एक अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकान में क्या कर रहा है, एक दुकान में 159 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं, 159 खिलौने हैं। 170 क्या, 170 खिलौने और लाए गए। मतलब मान लीजिए आपके पास ही कितना है, 159 खिलौना है, ठीक है, और 170 आपके पास और लाया गया। तो आप क्या कीजिएगा बताइए, जाहिर सी बात है क्या कीजिएगा, आप जोड़िएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, इसको जोड़िएगा। तो 159 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 170 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 170 जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि उसमें से 152 बिक गए। 152 बिक गए मतलब चले गए, मतलब घट गए ना। आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, उसमें 5 सदस्य चले गए तो घट ना गए। तो मान लीजिए 159 और 170 में से ये क्या हो जाएगा, 152 घट जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो इसमें आपका जो आंसर है इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो क्या ये आंसर होगा क्या, 159 प्लस 70, 70 नहीं, 170 होता तब तो हम सोचते, लेकिन यहां पर 70 है तब तो ये नहीं है। ठीक है, उसके 159 माइनस 170 नहीं, माइनस ना प्लस होना चाहिए था। 159 प्लस 170 बिल्कुल सही जवाब। इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 159 प्लस 170 माइनस 152। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज समझ में आ गया होगा। देखिए ये आपका एक टाइप है, हो सकता है आपको यहाँ पर डाटा चेंज करके सीटेट में क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इसलिए बारीकी से देखिएगा और क्वेश्चन लिख करके, अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो मोबाइल में जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर इसका पूरा 150 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ डला गया है। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पूरा का पूरा बना सकते हैं और इसका पूरा डिस्कशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम सार्वगुणज कितना है। यहां पर आपसे अगर पूछा जाता क्या कहते हैं समापवर्त्य, तो आप तो बना देते बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। लेकिन आपसे थोड़ा सा कुछ सार्वगुणज पूछ लिया है। कुछ लोगों को आता होगा लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुणज क्या होता है, सार्वगुणज क्या होता है। ठीक है, नाम उसी का है। एक होता है अपवर्त्य, क्या होता है, अपवर्त्य। ठीक है, और एक होता है अपवर्तक। क्या होता है, एक होता है अपवर्तक। एक अपवर्त्य और एक अपवर्तक। अपवर्त्य का दूसरा नाम है गुणज, दूसरा नाम क्या है इसका, गुणज। और अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है, गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। अपवर्तक का दूसरा नाम क्या है, गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए गुणज मतलब क्या होता है कि पहाड़ा पढ़ना। क्या, पहाड़ा पढ़ना, यानी कि 3 जो है किस किस को भाग दे सकता है, 3 किस किस को भाग दे सकता है। या ये भी कह सकते हैं कोई संख्या 3 से विभाजित, कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन ऐसी कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकती है। हम इसलिए इसको लिखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हिंदी में 3 का 3, 3 दूनी 6 इस तरह से पढ़ा जाता है। अन्य राज्यों में इस तरह इसको अलग अलग रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम बिहार के हैं तो मुझे हिंदी आती है और थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, इस कारण से हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 इस तरह से पढ़ा जाता है, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये इसका गुणज हो गया। और उसका होता है अपवर्तक, और इसका मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या होता है, कोई संख्या में कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, किस किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 15, अब इस 15 को आप किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं, ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। आप 1 से इसको भाग दे सकते हैं क्या, हाँ दे सकते हैं सर। 2 से नहीं, 2 से नहीं दे सकते। 3 से, हाँ 3 से दे सकते हैं। क्या 4 से दे सकते नहीं, 5 से दे सकते हैं। और कितना से दे सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 15 से दे सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं।
अब जो आपसे कहा गया है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम सार्वगुणज निकालने के लिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लॉसो निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आपसे कहा गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो गया, 36 हो गया और 40 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 40 दिख रहा है, ठीक है। हम एक रेशियो लेते हैं, अगर मान लेते हैं 360 लिए, कितना ले लिए? हम ऑप्शन से ही लेते हैं, चूंकि 120 तो होगा नहीं, चूंकि 120 36 से कट नहीं रहा है। 240 होगा नहीं, चूंकि 36 से कट नहीं रहा है, ठीक है। अब 360 लेकर के देखते हैं, चूंकि 360 कट जाता है, 4 से भी कट जाएगा, 9 चौक 36 होता है, और 24 से भी कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अगर जिनको इस तरह से नहीं समझ में आया तो प्रोसेस से बनाइएगा, प्रोसेस से भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, 24 हो गया, 36 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया और 40 हो गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 360 यानी कि 360 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक होमवर्क, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका HCF क्या होगा, क्या HCF क्या होगा, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम ये चीज समझे कि आप लोग हमारा वीडियो पूरा कंसेंस होकर के देखते हैं और समझ में आपको आता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। क्या आपसे क्या कहा गया कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ा गया, ठीक है ना, और 50 में से वही संख्या घटा दिया जाता है। अब मान लीजिए 50 में जोड़े, क्या मान लीजिए कुछ भी जोड़ दिए, हम 6 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, और इसमें से फिर 50 में से यही संख्या घटा दिया गया, फिर 50 में से यही संख्या घटा दिया गया, मान लीजिए 6 घटाया गया। अब ये कितना हो गया? 56 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। दोनों का योग कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हो सकता है आपसे यहाँ पर कोई दूसरा अंक पूछ ले, ठीक है। जैसे पूछ सकता है आपको कि साथ में यहाँ पर हो सकता है, पूछ सकता है आपको साथ में कोई ऐसी संख्या जोड़े या घटाए, अब उसका योग क्या होगा, या अंतर कितना हो सकता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन को। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50 कलमों का कीमत 190 रुपया, कितना रुपया है? 190 रुपया है, तो 9 कलमों का कितना, 9 कलमों का कीमत क्या होगा? आपसे पूछा है 9 कलम का कीमत क्या होगा। आप देखिए 50 पेन है आपके पास और उसका कीमत कितना अदा कर रहे हैं आप? 190 रुपया। आपको एक पेन का पता रहेगा तो आप कितना भी पेन का आप मूल्य निकाल सकते हो। यहां पर आपसे 9 पूछा गया, हो सकता है 500 मूल्य का, 500 कलम का मूल्य पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले अब निकालते हैं एक कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य निकालने के लिए इधर 50 को कलम, इधर 190 रुपया आपको, तो 190 में आप 50 से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? इसमें 50 से भाग दे दीजिए। अब ये तो एक कलम का मूल्य निकल गया आपको 190/50, ठीक है। अब जो आपको कितना चाहिए? 9 कलम चाहिए। कितना? तो 190/50 गुना 9, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा। ये 19 नमा कितना होता है? 19 नमा, ठीक है। इसको देखिए, ये चीज बार बार इसको जितना पढ़िएगा उतना याद होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको अगर दिक्कत होता है वैसे पढ़ने में, 19 सीधा सीधे मान लीजिए 19 नमा हमको पता नहीं है, ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ा पढ़ लीजिए, 19 को 19 19 38 इस तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वो इसका जो होगा 19 नमा कितना होता है? 171 होता है। कितना होता है? 171। अब 171 बट्टा कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 5 हो गया। अब दिक्कत क्या होता है, अब यहां पर आपको ऑप्शन इसमें बट्टा में दिया नहीं गया, आपको दिया किसमें गया? दशमलव में। किसमें दिया गया? दशमलव में। तो इसको काटिए, कितना काटने के लिए, इसको दशमलव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो इसको काटिए, कितना हो जाएगा? ये कीजिए इसको, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर आपको बचेगा कितना? 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, दशमलव दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 34.2 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 9 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 34.2 रुपया। तो 34.2 कहां दिख रहा है आपको? 34.22 दिख रहा है। नहीं, ये तो नहीं होगा, 2 रहता तब तो हो जाता। 41 नहीं, एक तो होगा ही नहीं, 34.20। हाँ, ये सही आपका है, 34.20, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आप लोगों को के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन रहा कि आपको तो ये पता चल गया कि ये 9 कलम का मूल्य कितना रुपया है, ठीक है। तो आप लोग हमको ये बताइए कि 100 कलम का मूल्य कितना होगा, क्या 100 कलम का मूल्य कितना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है, किसमें है, अवरोही क्रम में है। यानी कि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, किसमें, घटते क्रम, इसमें से कौन सा है। तो सर्वप्रथम आपसे दिया गया है, इसको इससे पहले की वीडियो में हालांकि बताएं, आप ये बोल जाए कि दशमलव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, क्या दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। हम इसी ऑप्शन में लेकर के देखते हैं दशमलव के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, अंक कितना है, तो 1 2 3, 1 2 3 यहां भी है, 1 2 3 यहां भी है, और यहां पर 2 है, और यहां पर 1 है, और यहां पर कितना 2 है। हम यहां पर बाहर में लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर पहला जो है 30.5 लिखा हुआ है, तो हम इसको दशमलव का 3 कर देते हैं, इसको 2 0 हम दे देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा है 3.05, आगे 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला है 3.055, यहां तो दशमलव का 3 अंक है, ये है। उसका 3.500, ठीक है। फिर उसके बाद 3.005, फिर उसके बाद 0.355, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये चीज आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है ही नहीं दशमलव, ये याद रखिए कि दशमलव है ही नहीं। तब देखिए आपको सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन दिख रहा है, क्योंकि आपको घटते क्रम में बनाना है, ठीक है। किसमें, घटते क्रम में बनाना है, तो इसमें सबसे देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये 30,500 हुआ, ये 3,050 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 30,500 सबसे बड़ा हुआ, तो देखिए 30.5 जो था वो कहां पर दिख रहा है, एक तो यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 30,005 के बाद कौन सा होगा, ये 3,050 था, ये 3,055 हो गया, ये 3,500 हो गया, ये 3,005 हो गया, ये 353 हो गया। तो इसके बाद जो दिख रहा है हमको 3,500 दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसको, 3,500 दिख रहा है। तो अब देखिए यहां पर तो 1 2 3 4, चौथा नंबर पर देखिए, यहां पर चौथा नंबर पर कौन सा था, 3 यानी कि 3.50, तो दूसरा नंबर पे 3.50 यहां भी और यहां भी है। तो चलिए ठीक है, एक स्टेप और आगे चल के देखते हैं, तो अगला स्टेप में हमको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक तो हो गया ये आपको 3,500 से अब छोटा कौन सा है उसके नजदीक का, तो यहां पर देखिए ये आपको 50 है, ये 55 है, ये 5 है, ये 300, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। तो यानी कि तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, 3.055, तो 3.055 ये दिख रहा है। तो सही आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना नंबर, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका हमको बढ़ते क्रम, किसमें, बढ़ते क्रम आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। किसमें, बढ़ते क्रम में, चूंकि आपको सजा दिए हैं घटते क्रम में, और आसान है, बढ़ते क्रम में इसको उल्टा लिख लेंगे तो बढ़ते क्रम हो जाएगा। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके भिन्न का जोड़ है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है आपको कि 3.2/5, 4.3/5, 5.1/5 और 3.4/5, इस सभी किसके बराबर है। हालांकि हम लोग अगर इसको करने लगे तो थोड़ा सा लंबा लग जाएगा समय, ठीक है। इसलिए देखिए यहां पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो इसको हल करने मत लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। यहां देखिए ये 3 दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है क्या, 3 दिख रहा है क्या, इस सब को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 4 5 4 9 3 12 3 15, कितना हो गया 15, ठीक है। इसको एक साथ जोड़ लेते हैं। अब इसका देखिए कि 2/5, 3/5, 1/5 और 4/5, सभी के हर में क्या, हर बराबर है, तो ऊपर वाला जुटेगा। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 5 और 1 6 6 4 10, यानी कि 10/5 हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 15 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसान था, इसको आप हल करके भी बना सकते हैं। हल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, ये मिश्रित भिन्न इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। किसमें, साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलते हो सीख लीजिए। आपको दिया गया 3.2/5, कितना, 3.2/5। तो इसको जो
हर को, ठीक है ना, हर को जो साइड में दिख रहा है उससे गुना कीजिए, तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। और ऊपर वाला उसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ऊपर वाला जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17/5। कितना हो जाएगा, 17/5। तो ये आपका साधारण यानी कि साधारण भिन्न में आ गया। आप ये देखते हैं, गौर करते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब इसको ये भाग दे रहा है और ये भागफल है, क्या है ये भागफल है। अब आप लोग याद होगा, जिस तरह से अगर इसको मिश्रित भिन्न में कहा जाए बदलने के, किसको, 17/5 को अगर मिश्रित भिन्न में कहा जाए बदलने के लिए, तो हम लोग पहले क्या करते थे, 17 को भाग करते थे 5 से, 5 या 15, ठीक है, शेष कितना बच गया, 2। अब जो ये भागफल है वही तो यहां पर है, इसलिए आपको याद होगा कि एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये एक सूत्र होता है, ठीक है, विभाज्यता का नियम का ये सूत्र होता है, और इसी पर यह भी बनता है, ठीक है, भिन्न इसी पर बनता है, इसी के आधार पर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 18 मीटर है। कितनी है, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई कितनी है, 18 मीटर है, तथा परिमाप कितना दिया गया आपको, 46 मीटर दिया गया है। तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, एक आयताकार खेत की विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई, 18 मीटर दिया गया, ठीक है, कितना दिया गया, 18 मीटर, और परिमाप कितना दिया गया आपको, 46 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब आप मान लीजिए ये आयताकार आपका क्या है, खेत है, ठीक है, ठीक है, ये क्या आयताकार आपका खेत है, और मान लीजिए ये आपका क्या है, विकर्ण है, और विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 18 मीटर दिया, कितना मीटर दिया गया, 18 मीटर दिया गया। और आपका जो परिमाप दिया गया, इस चारों भुजाओं का योग कितना दिया गया आपके पास, 46 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 46 मीटर दिया गया। तो आपसे पूछा इस एरिया का जो क्षेत्रफल होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर हमको दीजिएगा जरूर, ठीक है। हम ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, 9 नंबर प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम ये समझे कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं हमसे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, और आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो हम फिर से इसको अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आया जवाब तो हम अगले वीडियो में फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल होगा क्या। 30 के गुणनखंड, अभी कुछ देर पहले हम आपको गुणनखंड समझाए थे, तो 30 का गुणनखंड निकालिए सर्वप्रथम। तो 30 का गुणनखंड कितना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसका गुणनखंड हो गया। और सबको क्या करना है, तो गुना करना है। क्या करना है, सबको गुना करना है। अब गुना अपने आसान जो आपको आसानी हो उस तरह से कीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं है। 15 या 45, 450 हो जाएगा, ठीक है, 450। और ये आपको छतरी का 18 दाएं का 180, 180, ठीक है। और 5 दूनी 10 यानी कि ये हो जाएगा। अब 145 को 18 गुना करेंगे हम, तो ये गुना करके देखते हैं हम 18 और 45 को। सीधा 18 और 45 को गुना कीजिए तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 का 0 हासिल 9 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौक 72 और 9 81 हो जाएगा, सॉरी 18 चौक 72 और 9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 पर इधर 3 जीरो छोड़े थे हम, तो अब 3 जीरो यहां पर बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 81 यानी कि 810 हो जाएगा, 810,000। तो इसमें 810 कहां दिख रहा है, 4 नंबर में दिख रहा है, 810,000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन आपसे कभी कभी इसका योगफल भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल। तो इसको सभी को हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, तो वो योगफल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:11 है, ठीक है। यदि इनका लघुत्तम 462 है तो इनका मौसो क्या होगा। आपको लौसक कितना दिया गया है, 462 और आपसे पूछ लिया है क्या, मौसो। ये आपको दिखने से क्वेश्चन लग रहा होगा कि बड़ा भारी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब आपके पास ये अनुपात दिया गया तो मतलब ये संख्या दिया गया। क्या दिया गया, ये संख्या दिया गया है, ठीक है ना। अब जो आपका ये अनुपात है, ये अगर दोनों को गुना करेंगे आप, हालांकि आप इसको x मान करके भी बना सकते हैं, ये 6x हो जाएगा और ये 11x हो जाएगा। लेकिन क्या झंझट, उतना झंझट पड़ना, फिर x का मान निकाले, कोई जरूरत नहीं, 1 का मान निकाल लीजिए, बात उतना ही जाएगा।
हम इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे कि कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 11 छक 66 बराबर कितना दिया गया 462। यही तो गुणनफल ही तो दिया गया लॉसो ना। अब इसको काटिए, कितना से कट जाएगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर 4 6 4 10 12 यानी कि 6 से कट जाए तो 6 11 छक 66 होता है, 6 से काटे 7 छक 42 हो जाएगा 4 और फिर 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 11 7 77 यानी कि कितना मौसम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मौसम कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा, सॉरी मौसम 7 नहीं आएगा, मौसम 7 नहीं आएगा, ये आपका एक संख्या आया है। ठीक है ना, आपका ये एक संख्या आया 7। ठीक है ना, अब इसको 7 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 को फिर 11 को 7 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, मौसम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रूही 18 मिनट में रूही 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है तो 5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रूही 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है ना, कितना मिनट में 18 मिनट में। तो आप देखिए 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना लग रहा है, अभी 2 किलोमीटर चलने में उसको लगा 18 मिनट, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा 9 मिनट लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आधा चलेगा। अब इसके बाद आपसे कह रहा है 5 किलोमीटर चलने में, तो 1 किलोमीटर चलने में 9 मिनट लग रहा है, तो 5 किलोमीटर चलने में कितना हो जाएगा, 9 से गुना कर कितना 45 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 45 मिनट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब सबसे अधिक किस अंक का स्थानीय मान इसमें सभी को, तो हम स्थानीय मान देखते हैं 30,746। अब इस 6 का स्थानीय मान 6 होगा, 4 का स्थानीय मान 40 होगा, 7 का स्थानीय मान 700 होगा। ठीक है, इस 0 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 30,000 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 3 है, यानी कि 3 की सबसे स्थानीय मान सबसे सर्वाधिक होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, यानी कि कोई ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की सम संख्या है। मैं 3 4 और 6 का 4 गुणज हूं, मतलब 4 गुणज मतलब 10 कुछ देर पहले बताएं, मतलब लॉसो है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, यानी कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं, 9 गुणनखंड हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसका गुणनखंड है। अब देखिए इसके कुल कितने गुणनखंड है, 9 गुणनखंड है। अब इसमें देखिए कि 2 अंकों की सम संख्या हो, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 2 अंकों की सभी क्या है, सम संख्या है। लेकिन आपसे कंडीशन क्या दे दिया गया कि 9 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हम निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। इसका क्या गुणनखंड हुआ, तो 2 2 4 2 6 2 8 ही हुआ, लेकिन आपसे कहा कितना गया 9। अब 42 का हम देखते हैं तो 42 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आपको क्या कहते हैं 6 हो गया, 7 हो गया, फिर आपको 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको 42। अब इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, इसमें भी कितना हो रहा है 8 ही हो रहा है। अब अगला देखिए 56 देखते हैं, 56 में 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 नहीं होगा क्योंकि इसका योग 11 ही होता है, 3 नहीं हो पाएगा, 4 होगा क्या, हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 नहीं हो पाएगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 7 56 होता है, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं हो पाएगा, फिर 10 होगा क्या नहीं, 11 होगा क्या नहीं, 12 होगा क्या नहीं, 13 हो जाएगा क्या नहीं, 14 होगा, हाँ 14 हो जाएगा, ठीक है, फिर 15 होगा क्या नहीं, 16 होगा क्या नहीं, ठीक है। अब फिर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब ये देखिए ए यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कितना हो गया 8 ही हो गया। तो अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसका निकाल करके कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 और 3 9, यानी कि कुल इसके कितने गुणनखंड हो गए, तो 9 गुणनखंड हो गए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है ना, कि चूंकि अब इसमें देखिए इसका गुणनखंड कम ही हो रहा है,
अब यहाँ पर जो संख्या अधिक संख्या जो विभाजित होगा वही संख्या इसका उसका गुणनखंड उसका अधिक होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ चीज छूट गए हैं, हम उसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं क्या, ठीक है ना, थोड़ा सा जोड़ छूट गया था उसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कुछ छूट गया था, ठीक है ना, क्योंकि हम जब पीपीटी बना रहे थे तो ध्यान दिए नहीं थे, इस कारण से क्या हुआ इसमें कुछ चीज छूट गए हैं, हम यहाँ पर जो चीज छूटा हुआ है उसको हम पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। यहां पर आपके पास है कि 56 जमा 48 बराबर में 103, ठीक है, और यहां पर कितना है 1 है, 37 जमा 39, ठीक है, बट्टा में कितना 95 है। अब यहां पर जो बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है ना, आप लोग ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था, ये जो बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, ये जो बच्चा गलती कर रहा है, अब इसमें कौन सी गलती हो रही है बच्चा, इसमें समझने में कौन सी गलती हो रही है वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी छात्र की अभ्यास पुस्तिका से लिया गया योगफल का अवलोकन करें, ये बच्चे के अभ्यास पुस्तिका से लिया गया है और इसको आप देखिए किस प्रकार की कराए या किस प्रकार की त्रुटि है। गलत संक्रिया, गलत कलन विधि, पुनर्वर्गीकरण, आधारभूत तथा तथ्य त्रुटि। इसमें क्या गलती कर रहा है बच्चा, गलत संक्रिया तो गलत नहीं कर रहा है, जोड़ ही कर रहा है। 814 बच्चा गलत लिख लिया वो चीज अलग बात है, बच्चा जोड़ ही लिख रहा है, ठीक है। 9716 बच्चा जोड़ ही कर रहा है, संक्रिया तो गलत नहीं कर रहा है। उसका गलत कलन विधि, कलन मतलब जोड़ना, गलत विधि से जोड़ भी नहीं रहा बच्चा। ये देखिए अगर यहाँ पर जोड़ना गलती करता तो 808 यहाँ पर 5 4 9 कर लेता, ठीक है, क्या कर लेता यहाँ पर 5 4 9 कर लेता, या करता तो इधर 8 5 13 कर लेता, 6 4 10 कर लेता, ठीक है। तो ये गलत तरीका से कलन विधि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहे पुनर्वर्गीकरण त्रुटि, अब पुनर्वर्गीकरण यहाँ पर त्रुटि भी नहीं कर रहा है, कह रहे आधारभूत तथ्य त्रुटि। यहाँ पर बच्चा को आधारभूत, जो बच्चा को बेसिक चीज बताया जाना चाहिए था ना, उसमें त्रुटि हो रहा है बच्चा को। जो जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि बच्चा को यहाँ पर देखिए 8 6 14 हो रहा है, लेकिन बच्चा लिख क्या रहा है 13 लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आधारभूत संख्या की जो उसकी जानकारी उसका अभाव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, करे 15.3/4 में कितने चतुर्थांश है। ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस टाइप का कभी बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 15 पूर्णांक क्या कहा गया आपसे कि 15.3/4 में कितने चतुर्थांश है। सबसे पहले इसको आप क्या करिए, इसको साधारण भीड़ में बदलिए। तो कुछ देर पहले मैं आपको साधारण भीड़ में बदलना आपको सिखाए थे, ठीक है ना, कुछ देर पहले हम आपको साधारण भीड़ में बदलना आपको सिखाए थे। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 7, और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 63, तो 63/4। हमको कुछ नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में जो दिख रहा है ना वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसी में 4 से भाग करें तो इसी का चतुर्थांश निकालना है, तो 63 आपका क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको फिर से इसको क्या कर सकते थे, देखिए जो आप प्रोसेस से बनाइएगा तो ये तो हो गया 63/4 हो गया, ठीक है ना, 63/4 हो गया। अब इसको क्या करना है, एक चतुर्थांश निकालने के लिए 1/4 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे, क्या करेंगे 1/4 से भाग करेंगे, तो भाग पलट के क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो गुना आप करेंगे हम, तो गुना क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 4 कट जाएगा, बच्चे कितना 63, तो आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। आपको इस तरह का आधा पूछे, 1/3 पूछे, 1/5 भाग पूछे, कुछ भी पूछे, अगर जो क्रिया करके ऊपर में जो आता है वही उसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन और देता जाता हूं मैं कि बताइए आप लोग 15.1/2 में कितने आधे हैं, 15.1/2 में कितने आधे हैं, इसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।